महलों की रानी और गरीब दासी की पहली रसोई। हमें तो बहुत घबराहट हो रही है। हमारी पहली रसोई का खाना न जाने कैसा बनेगा। बस राधे कृष्ण जी की कृपा से इतना अच्छा खाना हो कि सभी बड़े महाराज महारानी और मेरी सासू महारानी को भी पसंद आ जाए। दासी बानी, यहाँ आकर खीर चलाओ। जी महारानी साहिबा, हमने सब्जियां काट दी हैं, आप इसे बनाने की प्रक्रिया आरंभ करें। महाराज महारानी सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे आज मेरी पहली रसोई है, मेरी दासी रश्मि की भी आज पहली रसोई होगी। उसे तो खाना बनाना आता है, उसके ससुराल वाले उससे खुश हो जाएंगे, मगर मेरे कुछ नहीं कह सकती। सुभद्रा अपने मन में इतना कहती है, वहीं दूसरी तरफ रश्मि अपनी टंकी के ससुराल में जुगाड़ करके पहली रसोई कर रही थी। ये तो सिर्फ एक चूल्हा है, वैसे ही पहली रसोई का खाना बनाने में लेट हो गई हूँ। मैं एक काम करती हूँ, एक और चूल्हा बना लेती हूँ, लेकिन उसके लिए लकड़ी की खपत भी तो ज्यादा होगी। अरे हाँ, मैं ऐसा चूल्हा बनाऊंगी जहाँ एक बार की लकड़ी 2 चूल्हे पर काम करेगी। यह कहकर रश्मि घर के बाहर जाकर पेड़ के पास से मिट्टी और 2-4 ईंट इकट्ठा करके एक ऐसा चूल्हा तैयार करती है जहाँ 2 बर्नर चूल्हे तैयार हो जाते हैं और एक बार में ही लकड़ी डालकर 2 चूल्हे पर खाना बन जाता है। वाह बहू, तूने तो दिमाग लगाकर एक ही चूल्हे पर 2 तरह का खाना बना लिया। हाँ माँ जी, बस मेरी पहली रसोई का खाना अच्छा बन जाए और मैं आप सबको खिला दूं। परेशान मत हो, मुझे भरोसा है तुझ पर, तू बहुत अच्छा खाना बनाएगी। महलों में रहने वाली बहू रानी और उनकी दासी रश्मि, जो कि अपनी टंकी के ससुराल में रह रही थी, और दोनों ही अपनी पहली रसोई का खाना बना रही थी। आखिर उनकी शादी कैसे होती है और पहली रसोई उनकी कैसे जाती है, ये देखने के लिए हम कहानी में कुछ समय पीछे चलेंगे, जहां शादी से पहले रश्मि महलों की महारानी उषा रानी के पांव दबा रही थी। महारानी, मुझे आशा होगी अब आपका पांव उस रोटी हल्दी के नुस्खे से ठीक हो गया होगा। हाँ रश्मि, तुम्हारे उस नुस्खे से मुझे काफी आराम पड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है महारानी जी। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती थी। दरअसल कल मेरा विवाह हो जाएगा, तो मैं पहली रसोई के बाद से ही महल में आ पाऊंगी, और मेरा ससुराल दूर है, तो मुझे आने में समय भी लग जाएगा महारानी साहिबा। तुम क्या बोल रही हो दासी रश्मि? तुम हमारी बहुत खास दासी हो और हमारी बहू रानी भी कल विवाह करके आएंगी, तो उसकी दासी हम तुम्हें ही बनाएंगे। तुम्हें उसके साथ रहना है, तुम्हें जल्दी आना होगा कैसे भी करके। महारानी साहिबा, ये कैसे हो पाएगा? महारानी उषा रानी, स्मरण कीजिए, दासी रश्मि गरीब है, उनके पास एक मामूली सी कुटिया होगी, वो इतनी दूर से कैसे आएगी? रश्मि दासी को हम अपने महल में भी जगह नहीं दे सकते। इनके चक्कर में बाकी लोगों के साथ भेदभाव भी हो जाएगा। लेकिन महल के बाहर एक पुरानी पानी की टंकी है जहां पर पानी नहीं भरा जाता, तो आप अपने ससुराल वालों के साथ वहां रह लीजिए। आपको भी आने जाने में समय नहीं लगेगा और हमें भी तसल्ली हो जाएगी। जो आज्ञा हो महाराज आपकी। ये सुन रश्मि चली जाती है। अगले दिन रश्मि और अरविंद की शादी होती है और शादी के बाद गरीब ससुराल वाले किराए का मकान छोड़कर महल के बाहर के एक बड़ी सी पानी की टंकी में आकर रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुंदर सजावट ढोल शहनाइयों के साथ महाराज सुजीत सिंह के पुत्र वीर सिंह की शादी राजकुमारी सुभद्रा से हो जाती है, जहां बहुत सारी दासी सुगंधित फूलों से वर्षा करके स्वागत करती हैं। भाभी, कैसा लग रहा है आपको आपका महल? मेरा नहीं, हम सबका, और ये महल बहुत सुंदर है। रानी सुभद्रा, अब से आप भी हमारे महल की एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। अरे हाँ, कल आपकी पहली रसोई है, इसलिए कल के लिए तैयार रहना। कल महाराज के खास मित्र भी, बड़े बड़े राजा महाराजा पहली रसोई का खाना चखने आएंगे, तो ध्यान रहे गलती की कोई गुंजाइश ना हो और खाना अच्छा बनाना। जी माताश्री। वैसे हमारी एक प्रिय दासी है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन आज उसकी भी शादी हुई है, तो वह कल या परसों से आएगी। जी। राजकुमार वीर सिंह, बहू रानी को अपने कक्ष में ले जाइए। जी माताश्री। ये कहकर दोनों अपने महल के कक्ष में चले जाते हैं और आराम फरमाते हैं। वहीं अगले दिन बहू रानी सुभद्रा अपनी पहली रसोई में पहुंच जाती है, जहां बड़ी रानी साहिबा आती है और उसके ताली बजाते ही सारी दासी बावर्ची पाकशाला से बाहर हो जाती हैं। बस सुभद्रा, कुछ देर में महाराज के मित्र उपस्थित हो जाएंगे, तुम सबका खाना बनाना प्रारंभ करो, और तुम्हारे साथ मैंने एक दासी को छोड़ दिया है। जी माताश्री। फिर सुभद्रा घबराकर खाना बनाना शुरू करते हैं और उसके हाथ से एक महंगा चीनी का बर्तन टूट जाता है। ये देख नंद इंदुमती कहती है, भाभी आपने ये क्या कर दिया? ये पिताजी को एक युद्ध के दौरान उनके खास मित्र ने उन्हें चीन से लाकर चीनी बर्तन दिया था।
पिताजी और माताश्री को पता चला तो वो गुस्सा होंगे। दीदी ये मुझसे गलती से हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बात को संभाल लूंगी। आप पाकशाला पर ध्यान दीजिए। सुभद्रा खाना बनाती है। इस पर तो बहुत धीरे खाना बनेगा। मैं चूल्हे को दोबारा बना लेती हूँ क्योंकि मुझे गुड़ की खीर और पूरी बनानी है, साथ में टमाटर की चटनी भी। और माँ जी ने तो कहा था कि टमाटर नहीं है, कुछ करती हूँ। तभी रश्मि जंगल से कुछ लकड़ी ले आती है, जहाँ उसे बीच में टमाटर का पौधा मिलता है और वो टमाटर को तोड़कर पल्लू में बांध लेती है। अरे वाह, इससे तो मैं बड़ी आसानी से टमाटर की चटनी बना लूंगी। घर आकर वो अलग तरीके का चूल्हा बनाती है और एक तरफ आलू की सब्जी, दूसरी पर खीर बनाना शुरू कर देती है और साथ में सिलबट्टे पर चटनी भी पीस लेती है और अपने घर वालों को बनाकर खिलाती है। वाह बहू, पहली रसोई का खाना तो तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। दूध भी कम था फिर भी इतनी अच्छी खीर। शाबाश, जीती रहो। ऐसे ही तुम्हारे हाथों में अन्नपूर्णा विराजती रहे। आज तो छोटी महारानी की भी पहली रसोई है, क्या पता क्या ही पकवान पक रहे होंगे, एकदम लजीज लजीज। और हम तो तुझे कुछ ढंग का राशन भी नहीं दे पाए। माँ जी, पिताजी, कोई बात नहीं, जितना है उसमें ही मैंने अपनी पहली रसोई अच्छी कर ली और आपको इन सब चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो रश्मि, मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार। और बहू, हमारी तरफ से भी ये फूलों की पायल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये तोहफा अच्छा लगा। माँ जी, पिताजी, मैं सोच रही थी अपनी पहली रसोई का खाना महाराज और महारानी के लिए भी ले जाऊं। हाँ बहू, ले जाओ, अगर उन्हें बुरा ना लगे। रश्मि खाना लेकर पहुंचती है कि रानी सुभद्रा के पल्लू में आग लग जाती है, जिससे पूरी रसोई के पर्दों में आग लगकर फैल जाती है। तभी दासी चिल्लाकर मदद के लिए किसी को लेने चली जाती है और रानी सुभद्रा अकेले शाही रसोई में फंस जाती है। तभी दासी रश्मि उसे बचाकर बाहर लाती है और रानी साहिबा राजकुमारी इंदुमती पहुंचती हैं। छोटी रानी सुभद्रा, ये क्या गुस्ताखी की है आपने? बाहर राजा महाराजा प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपने पहली रसोई को ही जला दिया। ऐसे काम करेंगी आप? हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? शुक्र कीजिए आपको दासी रश्मि ने बचा लिया। क्षमा कर दीजिए माताश्री, गलती हो गई, पता नहीं कैसे आग लग गई। महारानी साहिबा, आप छोटी रानी को एक मौका तो दीजिए, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया होगा। हाँ माँ, उन्हें एक मौका दीजिए। ठीक है, दिया एक मौका। फिर सुभद्रा डरते डरते दूसरे पाकशाला में खाना बनाने जाती है और छुपकर दासी रश्मि उसकी मदद करती है। मुझे बहुत डर लग रहा है रश्मि, तुमने तो अपनी पहली रसोई कर ली होगी ना, और मेरी किस्मत देखो, मैं अभी तक पहली रसोई करके किसी को भी खाना भी नहीं खिला पाई। माताश्री बहुत गुस्सा है, डर से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ, आपकी पहली रसोई मैं करवाऊंगी, सब बहुत खुश हो जाएंगे। दासी रश्मि रानी सुभद्रा की पहली रसोई करवाने में मदद करती है, जिसे खाकर बड़े बड़े महाराज और राजा खुश होते हैं और तोहफे में प्राचीन मोतियों का हार, विदेशी बर्तन, महंगे महंगे तोहफे देते हैं। बहुत खूब बहू, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। सच में बहू, तुमने अपनी पहली रसोई में बेहद स्वादिष्ट खाना बनाया है। मेरी तरफ से भी तुम्हें एक उपहार है, लो, हीरो से जड़ा रानी ताज पहनो। आप सभी का कीमती तोहफा देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वहां से आकर दासी रश्मि जा रही होती है तो सुभद्रा उसे रोकती है। दासी रश्मि, रुको, तुम्हारे कारण मुझे पहली रसोई में बहुत कुछ मिला, इसके लिए मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अगर तुमने मुझे महारानी साहिबा से दूसरा मौका नहीं दिलवाया होता तो मेरा पहला प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता और पहली रसोई भी ठीक से नहीं हो पाती। वैसे तुम कहाँ रहती हो? छोटी रानी, मैं यहीं रहती हूँ, महल के बाहर जो एक पानी की खाली टंकी थी ना, उसी में। चिंता मत करो, हम इस बारे में महारानी साहिबा से बात करेंगे। फिर रानी अपने महल में चली जाती है और दासी अपनी पानी की टंकी में। अगले दिन सुभद्रा महाराज और महारानी से कहकर महल के एक कक्ष को खाली करवा लेती हैं और दासी के पद को भी बदलवा देती हैं, जिसके बाद वो टंकी के ससुराल से निकालकर महल के खाली कक्ष में खुशी खुशी रहने लगते हैं और इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। 5 बहुओं और सास ने बोरे की साड़ी पहनी है। 3 बहुएं बाहर अलग अलग काम कर रही हैं और 2 बोरे के घर के बाहर बैठकर बोरे की रजाई ठीक कर रही हैं, सास के साथ मिलकर। इतनी ठंड आ चुकी है, पर फिर भी तुम गरीबों से एक साड़ी और रजाई नहीं खरीदी जा रही। घर टूटा फूटा था तो इस बोरे से थक लिया, और इतनी भी क्या गरीबी कि तुम सब बोरी की साड़ी पहन रही हो। खैर, मैं तो यहाँ तुम्हें नए घर की दावत के लिए बुलाने के लिए आई थी, पर तुम गरीबों की गरीबी देखकर मन नहीं कर रहा। पर कर भी क्या सकती हूँ, पड़ोसी हो तुम, इसलिए दावत पर बुलाने आई हूँ। तो प्लीज मेरी दावत में ऐसे फटे पुराने बोरे वाले कपड़े पहनकर मत आ जाना। आखिर क्या वजह थी कि 5 बहुएं, सास और पोते ने बोरे के कपड़े पहने हुए थे और वो लोग बोरी की रजाई को ठीक कर रहे थे। आखिर इतनी ठंड में भी गरीब परिवार कैसे जीवन जी रहा था
और क्यों उसकी पड़ोसन उसका मजाक बना रही थी। आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। माँ जी, अब ठंड बढ़ चुकी है, इस ठंड को अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहू, मैं जानती हूँ ठंड बहुत ज्यादा है, पर मैं क्या करूँ। पिछले महीने मालिक ने मेरे बेटों की पूरी सैलरी काट ली क्योंकि उन्होंने माल गलत दुकान पर उतार दिया। इतनी छोटी सी गलती की उन्होंने इतनी बड़ी सजा दी, बिना ये सोचे कि हम गरीब कैसे एक महीना इस ठंड में गुजारेंगे। अगर आज पैसे होते तो घर में रजाई भी आ चुकी होती। दादी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ने के लिए दे दो ना, मैं ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे रजाई चाहिए दादी। माँ जी, सच में ठंड बहुत ज्यादा है। बेटा, मैं अभी तुम्हें और सपना को ये बोरा उड़ा देती हूँ, इसे ओढ़ने से तुम्हें ठंड कम लगेगी। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। ठंड सच में बहुत ज्यादा है और सपना दीदी प्रेग्नेंट है, वो हमारी तरह ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उज्जवल, रोहित, राहुल, कुछ करो आप सब। आप सब चिंता मत करो, कल हमें सैलरी मिल जाएगी। बस आज की बात है, आप सबको ये ठंड बर्दाश्त करनी होगी। फिर कल जैसे ही हमारी सैलरी आएगी, हम सबसे पहले इस सर्दी से बचने के लिए रजाई शॉल लेकर आएंगे। बस हमें थोड़ा सा समय दो। अच्छा, अभी हम चलते हैं। अगर आज भी लेट हो गए तो 10 दिन की सैलरी कट जाएगी। हमारे मालिक ने हमें वार्निंग दी है क्योंकि हम इस महीने 15 दिन से ज्यादा लेट हो चुके हैं। इतना बोलकर पांचों भाई काम पर चले जाते हैं और रात को ढेर सारा फैक्ट्री से बोरे लेकर आते हैं। अरे बेटा, तू इतना सारा बोरा क्यों लेकर आ गया? इस ठंड में इस बोरे का क्या काम? माँ, जैसी जैसी रात हो रही है वैसे वैसी ठंड भी बढ़ती जा रही है। हमारे घर की हालत भी सही नहीं है, खिड़की, दरवाजे, छत सब टूट गई है। हम इस साल अपने इस टूटे घर में ठंड कैसे बिताएंगे? माँ, हम जानते हैं हमारा घर टूटा हुआ है, हमारे पास सर्दी का कोई सामान नहीं है, इसलिए आप इन बोरों से खिड़की दरवाजे ढक दो और आज रात हमें इन बोरी को ही ओढ़कर सोना होगा। पर ये बोरे? अरे बाहर तो हद से ज्यादा ठंड है। उफ, ये ठंड। दरअसल ये सारे बोरे खराब हो चुके हैं। आज गोदाम जब साफ किया तो ये बेकार कुछ बोरे मिले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर ले आऊं, इससे थोड़ी मदद मिल जाएगी। कुछ न होने की वजह से पूरा परिवार नीचे जमीन पर बोरा बिछा लेते हैं और खिड़की दरवाजे को भी बोरी से ढक देते हैं, जिसके बाद आशा अपनी पांचों बहू बेटे और गोलू के साथ बोरा ओढ़कर सो जाती है। और तभी सपना खुद से कहती है, काश कि आप मेरे घर में रजाई आई होती और मैं इन बोरों के बदले रजाई ओढ़कर सोती तो ठंड से कांप न रही होती और अच्छे से सो पाती। इतना बोलकर सपना और उसका पूरा परिवार सो जाता है और सुबह जब सभी की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि उनके शरीर पर बोरे से बनी रजाई है, जिसे देख पूरा परिवार हैरान हो जाता है। ये बोरे की बनी रजाई कहाँ से आई? हमने तो रात में खाली बोरा ओढ़ा था। हाँ माँ जी, मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। आखिर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? पर मुझे तो अपनी रजाई देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पापा, थैंक यू। मैं जानता हूँ ये रजाई आप ही लेकर आए हो। नहीं बेटा, मैं ये रजाई नहीं लेकर आया, मैं तो सिर्फ ये बोरे लेकर आया था। और रही रजाई की बात, तो हम सबने रात में ही बोरे ओढ़े थे। पूरा परिवार रजाई देखकर परेशान था। तभी एक बोरा जिसके आंख, नाक, मुंह, हाथ और पैर होते हैं, वो चलते हुए उनके सामने आता है और उनसे बातें करता है। ये कमाल मेरा है, मैं एक जादुई बोरा हूँ। जैसे इंसानों की दुनिया होती है वैसे ही हम बोरों की भी दुनिया थी। पर जब हमारी दुनिया खत्म हुई तो मेरे ही पिताजी ने मुझे श्राप दे दिया, क्योंकि उनकी इजाजत के बिना मैं घूमने चला गया था और उनकी श्राप की वजह से मैं साधारण सा बोरा बन गया और उस फैक्ट्री में कैद हो गया। वहां सब मुझे लात मार कर आते जाते थे, पर कोई मेरी मदद नहीं करता था। और जब तुम पांचों भाइयों ने मेरी मदद की और मुझे वहां से अपने घर लेकर आए तो मैं उस श्राप से मुक्त हो गया। और क्योंकि सोते समय सपना ने मुझे ओढ़कर रजाई मांगी, इसलिए मैंने उसे रजाई दे दी। अगर तुम जादुई हो तो क्या तुम सिर्फ हमें रजाई दे सकते हो? नहीं, मैं जादुई बोरा हूँ। अगर तुम मुझे साड़ी की तरह पहनोगी और मुझसे साड़ी मांगोगी तो मैं तुम्हें साड़ी दे दूंगा,
और अगर तुम मुझे दीवार पर चिपकाओगे और इस घर की मरम्मत के बारे में कहोगे तो इस घर की मरम्मत हो जाएगी। तुम मुझे जिस भी चीज का आकार दोगे मैं तुम्हें वही सामान दे दूंगा। यकीन नहीं होता तो मांग कर देख लो। अगर ऐसी बात है तो मुझे साड़ी चाहिए। इतना बोलकर रेशमा उस बोरे को साड़ी की तरह पहन लेती है और उससे साड़ी मांगती है। कुछ देर में उसके बदन पर नई साड़ी आ जाती है, जिसे देख पूरा परिवार बहुत हैरान होता है और गोलू उस बोरे को लेकर स्वेटर की तरह पहन लेता है। मुझे भी इस ठंड से बचने के लिए स्वेटर चाहिए, वो भी अच्छा वाला। गोलू के इतना कहते ही उसके बदन पर भी एक महंगा स्वेटर आ जाता है, जिसे देख गोलू बहुत खुश होता है। यह जादू देख पूरा परिवार खुशी से फूले नहीं समा पाता और आशा उस बोरे को दीवार पर चिपका देती है। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये घर बोरे का बन जाए। आशा के इतना बोलते ही उसका घर बोरे का बन जाता है। अब उनके पास बोरे की रजाई, साड़ी और घर सब कुछ था, जिसके बाद उसके पांचों बेटे अपनी नौकरी के लिए चले जाते हैं और आशा बच्चों को तैयार करके स्कूल ले जाने को तैयारी में लग जाती है। तो वहीं तीनों बहू घर के बाहर बैठकर अपनी रजाई को धूप लगाने लगती हैं और दो बहू घर में ही बोरे की साड़ी पहनकर काम कर रही होती हैं। तभी उसकी एक पड़ोसन आती है और उन्हें बोरे की साड़ी पहना देख उनका मजाक बनाती है और वहां से चली जाती है। उनके जाते ही पांचों बहू और सास घर में आती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। इतने में उनके पति भी आ जाते हैं और वो भी बोरे के कपड़े पहनकर खड़े हो जाते हैं। अब इन्हें कौन बताए कि ये कोई साधारण बोरी की साड़ी, रजाई या घर नहीं बल्कि जादुई है। तो चलो पार्टी में चलने के लिए तैयार होते हैं। हे जादुई बोरा, मैं चाहती हूँ कि मेरी ये बोरे की साड़ी कांजीवरम की साड़ी बन जाए। मेरी साड़ी बन जाए बनारसी, मेरी बन जाए रेशमी साड़ी। इस तरह जादुई बोरे की मदद से पांचों बहुएं, उनके पति और सास अच्छे महंगे कपड़े पहनकर आधे घंटे के अंदर अर्चना के घर आते हैं और सभी लोग उनके कपड़े देखकर हैरान हो जाते हैं। इन गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आए? अभी आधे घंटे पहले तो इन लोगों ने बोरों के कपड़े पहन रखे थे और अब इतनी महंगी साड़ी पहन कर आ गई। क्या हुआ अर्चना बहन, आंखें फटी की फटी रह गई क्या? हम गरीब हैं पर इतने भी नहीं कि किसी की पार्टी में फटे पुराने कपड़े पहन कर आ जाए। हमने तुम्हारी इज्जत रख ली। वैसे ठंड बहुत ज्यादा हो रही है बाहर। एक शॉल डालो बदन पर, वरना बीमार पड़ जाओगी। गरीब आशा और उसके परिवार को देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कुछ देर बाद पार्टी खत्म होने के बाद पूरा परिवार अपने घर जाता है, जहां वो लोग देखते हैं कि जादुई बोरा एक कोने में बैठकर रो रहा है। अरे जादुई बोरा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ। सबकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ पर अपनी नहीं। तुम हमें बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? अगर हो सका तो हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। आखिर तुमने हमें अपनी जादुई शक्तियों से इतनी अच्छी रजाई, साड़ी दी है और हमारे घर की भी मरम्मत कर दी है। देखो हमारा घर अब कितना अच्छा लग रहा है, कहीं से ठंडी हवा नहीं आ रही। मेरे सभी परिवार को मुक्ति मिल चुकी है। बरसों पहले ही वो खत्म हो चुके हैं। अब मुझे भी मुक्ति पाना है। अगर तुम लोग मुझे चिता पर लिटाकर मुझसे इच्छा मांगोगे कि मुझे मुक्ति मिल जाए तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अरे तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम तुम्हें मुक्ति जरूर दिलाएंगे। इतना बोलकर पूरा परिवार मिलकर एक छोटी सी लकड़ी की चिता बनाते हैं और उस बोरे को उस चिता पर लिटाकर हाथ जोड़कर उससे एक नई इच्छा मांगते हैं। हमारी आखिरी इच्छा है कि तुम्हें मुक्ति मिल जाए। इतना बोलते ही उस बोरे में आग लग जाती है और धीरे धीरे वो बोरा जलकर नष्ट हो जाता है और इस तरह एक जादुई बोरे की मुक्ति मिल जाती है और एक गरीब परिवार को उस जादुई बोरे की मदद से ठंड से बचने के लिए रजाई, कपड़े और घर मिल जाता है।